नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली नालंदा यात्रा थी और वहां उन्होंने नीतीश कुमार का नाम जितना लेना था उससे अधिक ही लिया और कहा कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही चलेगी। वहां बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव भी थे, जिन्हें सम्राट चौधरी ने गार्जियन कहा। श्रवण कुमार भी थे, उनकी भी तारीफें की। हालांकि दूसरी बात है कि नालंदा जेडीयू में विधायकों में दो धड़े में विभाजन साफ दिखने लगा है, श्रवण कुमार के साथ, श्रवण कुमार के खिलाफ। तो आज सम्राट चौधरी ने, हम लोग निशांत कुमार की भी बात करेंगे, आरएलएन की भी बात करेंगे। आज सम्राट चौधरी ने नालंदा में जो बात कही, एक सपने की बात है और जब आप सपना देखते हैं तभी उस रास्ते पर आगे चलने की कोशिश करते हैं और यह वह सपना है जिसकी वास्तविकता को हमने और आपने कम से कम जिया है। अच्छे सरकारी स्कूल, देखिए मुझे तो याद है, स्मरण है, मेरे पिताजी पटना के मिलर स्कूल में हेडमास्टर थे। बिहार के एक आईपीएस प्राधिकारी, तब आईपीएस हो चुके थे, अब तो डीजीपी बनकर रिटायर हो गए। उनके छोटे भाई का दाखिला मिलर स्कूल में देरी के कारण, आवेदन करने में देरी हुई थी, इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था। तब बिहार के मुख्यमंत्री ने आईपीएस के भाई के नामांकन की सिफारिश की थी, तब नामांकन हुआ। तब भी पटना में सेंट माइकल स्कूल था, लॉयला था, संजीविया था, लेकिन सरकारी स्कूलों का इतना बड़ा भौकाल था। हम लोगों ने बार बार कहा कि बिहार फिर से अपने गौरव को हासिल कर सकता है, बशर्ते शिक्षा जो हमारी पूंजी है वह मुझे वापस मिल जाए। और यह प्राइवेट स्कूलों से संभव नहीं है। जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं होगी तो जो आप कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान तक वहां तक लाभ नहीं पहुंचेगा। तो आज सम्राट चौधरी ने, हम लोग तो कह रहे थे हर जिले में कम से कम 5 स्कूल आप ले लीजिए, तो आज सम्राट चौधरी ने नालंदा तो जानते ही हैं, ज्ञान का जिला है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हम बिहार के प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसे मॉडल स्कूल का निर्माण चाहते हैं जहां एडमिशन के लिए पैरवी हो। मेरा सपना, सम्राट चौधरी का सपना तभी साकार होगा जब वहां प्राधिकारी राजनेता के बच्चे पढ़ें और एडमिशन के लिए पैरवी हो। सचमुच यदि ये हो गया, समय लगेगा, लेकिन बिहार की जनता से कहना चाहते हैं कि यदि सम्राट चौधरी इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो कल से आप हिसाब किताब मत लगाने बैठिएगा कि क्या हुआ। यह सपना जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खराब हो गया लालू यादव और नीतीश कुमार के जमाने में, यदि उस सपने को फिर से जीने का प्रयास किया जा रहा है तो समय दीजिए। हाँ, तौलते रहिए काम क्या होगा। लेकिन यदि यह सपना पूरा हो गया कि नेता और प्राधिकारी के बच्चे और आम लोग जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल जाए, तो बिहार का तो कायाकल्प हो जाएगा ना। जी, यह देखिए बहुत बड़ा सपना है। आगे आपकी टिप्पणी, उन्होंने लड़कियों, महिलाओं, सुरक्षा, विधि व्यवस्था, इस पर भी बहुत कुछ कहा है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये तो हम लोग का भी सपना है ना। इस सपने की बात हम लोगों ने जितनी की है सार्वजनिक स्पेस में, किसी और ने इस सपने की उतनी बात नहीं की है जितनी हम लोगों ने की, और जितना इमोशनल होकर के, जितना जिस कन्विक्शन के साथ हम लोगों ने बात की है स्कूल में शिक्षा में सुधार को लेकर के, उतनी संभवतः किसी ने नहीं की है ज्ञानेश्वर, क्योंकि हम लोग ऐसे ही स्कूल से पढ़े। हम आप भी पढ़े होंगे। शुरुआती प्राथमिक विद्यालय ऐसा था जहाँ भवन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कमरे छोटे से हैं, लेकिन शिक्षक कितने अच्छे होते थे, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता था, इतने अच्छे टीचर होते थे कि वहां से फिर जब हम लोग बड़े स्कूल में गए, वही सरकारी स्कूल ही था, तो वहां जाकर के फिर पढ़ाई हम लोगों के लिए बहुत आसान थी और वहां भी उसी तरह के शिक्षक थे। तो इसलिए हम लोग का एक सपना है, इमोशनल, हमारे लिए तो इमोशन है। बिहार का सरकारी स्कूल हमारे लिए इमोशन की बात है, सरकारी कॉलेज भी हमारे लिए इमोशन की बात है। तो हम लोग उस आधार पर उतना पैशनेट होकर के बात करते हैं सरकारी स्कूलों की और सरकारी कॉलेजेस की। दो तरीके होते हैं ज्ञानेश्वर जी। एक तरीका है
कि आप एक जो लाइन बड़ी है या एक जो व्यवस्था फल फूल रही है उसको बंद कर दीजिए और कहिए कि हम दूसरी व्यवस्था बनाएंगे। बिल्कुल। दूसरी एक लाइन जो बड़ी है उस लाइन को मिटा दीजिए और कहिए कि हमारी जो छोटी सी लाइन है इसी को बड़ा माना जाए। एक ये मॉडल होता है कि आप हर जहां जो प्राइवेट स्कूल है उसको बंद करा दीजिए, तो फिर सरकारी पदाधिकारी का बच्चा कहाँ पढ़ाएगा, मजबूरी में सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा। एक तो ये तरीका है। जैसे अब जो अभी मेडिकल के क्षेत्र में इन लोगों ने बिहार सरकार ने आजमाया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। वैसे ही आप कह सकते हैं कि भाई सरकारी टीचर जो है ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा या प्राइवेट स्कूल बंद करा देंगे। एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसके पैरेलल आप अपनी व्यवस्था खड़ी कर दीजिए जो उससे बेहतर हो। तो हम लोग इस दूसरे तरीके के समर्थक हैं। जो दूसरा तरीका है हम लोग इसके समर्थक है। भाई आखिर इसी तरीके से तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़े। जिस अनुपात में बिहार में सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल खराब होते चले गए, उसी अनुपात में प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुलते चले गए। अब आप इसको पलटना चाहते हैं, अगर समय की गति को उल्टा घुमाना चाहते हैं तो वही मॉडल अपनाइए। आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करनी शुरू करिए। आप जैसे जैसे बेहतर करना शुरू करेंगे अपने आप उनकी दुकान बंद होगी, अपने आप उनके यहाँ से लोगों का मोह भंग होगा। आप उनसे बेहतर करना होगा आपको। ये नहीं हो सकता है कि उनको बंद करा करके आप अपना तो बेहतर नहीं कर पाएंगे। नहीं, बंद कराकर देखिए अजीत जी, यदि आप बंद कराएंगे नेपाल की सरकार की तरह, देखिए कल ही निगरानी विभाग की कार्रवाई में देखिए समस्तीपुर में अस्पताल का एक किरानी लिपिक वह 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। सोचिए, लिपिक की रिश्वत 1 लाख रुपए। तो अब तो रिश्वत की रकम इतनी बढ़ गई है जिस पर हथौड़ा मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने प्राइवेट स्कूल्स बंद करा दिए, अभी तो लोग 10वीं और 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। वैसी स्थिति में तो पहली कक्षा से ही या तो शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी पत्नी शिफ्ट हो जाएगी, परिवार शिफ्ट हो जाएगा। तो वो पहली व्यवस्था नहीं, आपको सरकारी स्कूलों का गौरव लौटाना है। तो इसी रास्ते पर उन्हें प्राइवेट स्कूल, देखिए मैं तो फतुआ मेरा घर है, मैंने मैट्रिकुलेशन वहीं से किया क्योंकि पिताजी बाद में पटना आए, तो वहां भी प्राइवेट स्कूल खुल गए थे, लेकिन तब भी सरकारी स्कूल में पढ़ना ही सबसे बड़ा गौरव था कि फतुआ हाई स्कूल में एडमिशन कैसे हो जाएगा। आपने भी देखा है हर जिले में जिला स्कूल हुआ करता था, हर जिले में मारवाड़ी पाठशाला हुआ करता था। हम तो जब जिला स्कूल में गए उस समय तो जिला स्कूल में एडमिशन के लिए जिस तरह का टेस्ट होता था, जिस तरह की परीक्षा होती थी, और उस परीक्षा में इस तरह से चुन करके बच्चों को लिया जाता था, और नहीं तो इतनी बड़ी पैरवी लगानी होती थी और फिर भी बहुत मुश्किल होता था एडमिशन जिला स्कूल में। तो उसका एक स्टैंडर्ड था, उसके टीचर थे। और हम तो बाद के दिन में जब हम दिल्ली आकर के देखे प्राइवेट स्कूलों के भी टीचर्स से हमारा इंटरेक्शन हुआ, तब हमको समझ में आया कि बिहार के सरकारी स्कूल का शिक्षक कितना ज्ञानी होता था, कितना विद्वान होता था। उसके नॉलेज के आगे कुछ भी नहीं था जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो वही हमने कहा कि जो दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो एकदम रूल्ड आउट है कि उस चक्कर में मत पड़िए कि कोई पाबंदी लगाएंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, वो नहीं। आप चुपचाप एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। और बड़ी लकीर खींचने के लिए सबसे पहले सुधार जिस क्रम में ज्ञानेश्वर जी बिगड़ी है चीजें, उसके उल्टा क्रम में, व्युत्क्रम में मतलब आपको सुधार करना होगा। आप हार्डवेयर के सुधार में जाइएगा, फिर उसमें आपको समस्या आएगी। जिन स्कूलों में हार्डवेयर है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है जिन स्कूलों की, वहां आप अच्छे शिक्षक बहाल करिए, मॉडल स्कूल बनाइए। आपने कहा हर अनुमंडल में, हर प्रखंड में एक बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा टारगेट है। हम लोगों ने जो कहा था कि जिले में 5 बनाइए, 5 चुनिए जिले के स्कूल को, आप उसके बाद प्रखंड में चुनिए, अनुमंडल में चुनिए, जहां चुनना है चुनिए। जिसके पास अपनी इमारत अच्छी है, जहां बच्चे बाहर बैठ करके नहीं पढ़ते हैं, जो एक कस्बा है, शहर है, उसके वहां आप उस स्कूल को चुनिए और वहां अच्छे शिक्षक बहाल करिए। अच्छे शिक्षक बहाल करने का मतलब आप कहां से शिक्षक ले आएंगे, जो है आपको उसी में से ले आना है। लेकिन ये चुनना, अच्छे शिक्षक को चुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके पास जिले के हर शिक्षक की, हर स्कूल के शिक्षक की सूची है। आप पात्रता परीक्षा भी लेते रहे हैं, ऐसी कोई पात्रता परीक्षा आयोजित करके भी ले सकते हैं। या फिर आप उस मॉडल स्कूल के लिए टीचर की बहाली का अलग से विज्ञापन निकाल सकते हैं। 1 लाख शिक्षक की बहाली नहीं करनी है, 50,000 शिक्षक की बहाली नहीं करनी है। आप सिंपल एक विज्ञापन निकालिए 500 शिक्षक की बहाली के लिए, और उसका स्टैंडर्ड आप रखिए। उसमें दिल्ली से लोगों को आमंत्रित करिए, पूरे देश में आप आमंत्रित करिए, और वेतन का अपना वेतनमान बनाइए और उनको बुला करके उसमें रखिए। मुझे तो याद है, सोचना होगा इसके लिए। मुझे तो याद है कि मेरे पिताजी का जब स्थानांतरण हुआ मिलर स्कूल पटना में,
तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूरे बिहार से जो 5 एक्सपर्ट कमेटी से 5 नाम मांगे थे कि मिलर स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से वे 5 कौन प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, और वे 5 नाम पूरे प्रदेश से आए। आरडीडी से मांगे गए, डीओ से मांगे गए, और फिर स्क्रूटनी हुई, 5 हुआ, फिर उसमें से 1 तय हुआ। देखिए, पांचों ही श्रेष्ठ रहे होंगे, ठीक है, पांचों ही श्रेष्ठ रहे होंगे। तो आपको यह देखना होगा। और आपने जो कहा ना कि उनमें से, देखिए, एक और सम्राट चौधरी हम लोग के कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और उससे कार्यान्वित भी और उसे समझते भी हैं। एक और हम अनुरोध करना चाहेंगे, आपने बार बार कहा है ट्रेनिंग, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पर किसी दिन हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। कई विश्वविद्यालयों में, अजीत जी, हैरत की बात, पिछले कई वर्षों से बीएड की परीक्षा में जो शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता आवश्यक है, एक विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, एक विद्यार्थी फेल। सोचिए क्या पढ़ाई हो रही हो, सोचिए किस तरीके की परीक्षा हो रही हो। 100% तो 100 इतने सामान्य प्रश्न अब कर दिए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, जिसका कोई कहा ही नहीं जा सकता है। उसके बाद भी वहां परीक्षार्थी फेल हो जाते हैं, और बीएड की परीक्षा में कोई फेल। तो ये उस इसके लिए अब इसके जब जैसा हमने कहा कि अगर शुरुआत करनी है 500, आप स्कूल हर जिले में 5 चुनिए। ये 38 जिले हैं हम लोगों के यहाँ, 200 से कम स्कूल होंगे। हर स्कूल के लिए आप 5-5 निकालिएगा। टीचर की बहाली आप नए बहाल कर लीजिए, या अपने यहाँ से, जैसा आपने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके उनसे नाम मंगवा लीजिए। उस नाम में से आप इंटरव्यू एक कंडक्ट करा करके एक्सपर्ट की, और उसके जरिए उन मॉडल स्कूल्स पे भेजिए, और वहाँ स्कूल में पढ़ाई उसके एक स्टैंडर्ड की, एक स्तर की शिक्षा देना शुरू करिए। उसके बाद ये दूसरा चरण है, जब आप शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करिए सरकारी स्तर पर। बिल्कुल, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं बीएड की डिग्री देने के लिए, बीएलएड की डिग्री देने के लिए। ये तमाम इंस्टीट्यूट खुले हुए। वहां नहीं थे तो लोग मेरठ से और जम्मू कश्मीर से डिग्री लेकर के जाते थे। ये सब हम लोग जानते हैं किस तरह से लोग डिग्री लेकर के जाते थे। लेकिन वो नहीं, सरकारी जो ट्रेनिंग स्कूल है, हमको एकदम एग्जैक्ट तारीख नहीं है ध्यान है, लेकिन हमको लगता है कि 50 साल से ज्यादा समय से कोई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार सरकार ने नहीं खोला है। आप एक नहीं अजीत जी, देखिए, आपको याद होगा, पहले था SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ गुलजार में हुआ करता था। और देखिए सम्राट चौधरी जब इतना काम कर रहे हैं, मुझे दिल्ली में ही एक सूत्र ने बताया था कि दिल्ली के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में ऐसे कई फर्जी संस्थान बने हुए हैं, जिनमें बिहार के नेताओं और बिहार के माफिया का भी सांठगांठ है, कि जैसे ही बिहार में भर्ती निकलती है, उसके लिए जो आवश्यक डिग्री होती है, वह डिग्री वहां से तुरंत मिल जाती है। तो यह रोकथाम भी आपको करना होगा। ठीक है, आपने कहा प्राइवेट कोर्सेज की फीस तय करेंगे, लेकिन आपको देखना होगा कि प्राइवेट कोर्सेज की फीस तय करते वक्त जो कमेटी बन रही है, वह गड़बड़ न कर दे। मानक तय हो, संस्थानों का सत्यापन हो, और वास्तविक सत्यापन हो, फिर नतीजे सामने आएंगे। वो तो एक अलग एक विषय है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए जो वो कर रहे हैं, सरकार करेगी। जो नीतीश कुमार ने भी जो बहाली की थी टीचर्स की, जिस समय सिर्फ डिग्री में सिर्फ मार्क्स के आधार पर बहाली कर रहे थे, वो कि 12th के एग्जाम में जिसको जितना मार्क्स आया हुआ, अगर बहुत मार्क्स आया हुआ होता था, वो आप मार्कशीट दिखाते थे लोग, और मुखिया के यहाँ अपनी पैरवी होती थी, टीचर लग गए थे लोग उस समय। और तब भी जो मार्कशीट बन के जाते थे, वो बिहार के बाहर से बहुत सारे कॉलेजेस से मार्कशीट बन के, या जो हायर सेकेंडरी के स्कूल थे वहां से 12th के मार्कशीट आते थे, और उसमें किसी को 90%, 80%, जबकि हम लोग उस समय की बात है, ये 20 साल पहले की बात है, उस समय तक या उसके थोड़ा पहले तक फिर भी बिहार बोर्ड के मार्क्स का बड़ा महत्व होता था। 60% मार्क्स ले आना बहुत बड़ी बात होती थी। किसी को 10th में 12th की परीक्षा में 60%, 65%, 70, 75% तो माना जाता था कि बहुत एग्जाम्पलरी जो है परफॉर्मेंस है। तो लेकिन 80%, 90% के मार्क्स लोग लेकर के आने लगे और टीचर बन गए लोग। तो वो तो चेक करना ही होगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आपको उनके हाल पर छोड़िए, वहां जो करना है वो एक कमेटी आपकी करे। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्ञानेश्वर जी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, CIE जिसको बोलते हैं, CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मिरांडा हाउस के कॉलेज के ठीक बगल वाली इमारत है वो, और इतनी भव्य और इतनी अच्छी है। उस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर कृष्ण कुमार पढ़ाते थे, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल पढ़ाते थे। इस देश के जो टॉप शिक्षाविद हुए, जो NCERT के डायरेक्टर हुए, प्रोफेसर कृष्ण कुमार और अनिल सतगोपाल और चांद किरण सलूजा,
जो टॉप एजुकेशनिस्ट इस देश का नाम लीजिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाता था। वहां से शिक्षक तैयार किए जाते थे और वो तैयार शिक्षक देश के और दिल्ली के तमाम प्राइवेट और सरकारी अच्छे इंस्टीट्यूशंस को जाकर के आज संभाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं। तो ये जो आपने कहा कि एक एससीईआरटी होना हो, एक एससीईआरटी हो, कोर्स तय करने का, पाठ्यक्रम तय करने की जिसकी जिम्मेदारी आप डालें, विद्यालय परीक्षा समिति जो है उसको एक गुणवत्ता नियंत्रण का काम एक दे, लेकिन साथ साथ आप टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खोले गुणवत्ता वाले। हमारे यहाँ, हम जहाँ मोतिहारी घर है हमारा, दरियापुर में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, दरियापुर में, और हम सब लोगों को वहीं के बच्चे पढ़ाते थे। और ऐसे ऐसे सादगी का वहां रहने की व्यवस्था थी, हॉस्टल था, और वहां हॉस्टल में रहते थे लोग और आसपास के इलाकों में बच्चों को पढ़ाते थे लोग। तो दरियापुर में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, लगभग समाप्त हो गया। वहां क्या होता है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन वो आजादी के समय का इंस्टीट्यूट था। कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुला उसके बाद। जहां आप बढ़िया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, अच्छा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और उसमें आप शिक्षक तैयार करिए पूरे बिहार के लिए। और उसके पहले आप टेस्ट लेकर के देश भर से विज्ञापन भी, देश भर से लोगों को बुला करके, या फिर अपना जो पूल आपके पास अवेलेबल है उसमें से छांट करके, स्क्रूटनी करके आप बेहतर लोगों को रखें उन सरकारी स्कूलों में, एक मॉडल स्कूल की तरह पढ़ाई वहां शुरू करें, और ऐसी प्रतिस्पर्धा हो, ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था हो, वहां 10 तरह के मॉडल अवेलेबल हैं। आज आप उसके लिए एक्सपर्ट का पैनल बना सकते हैं, देश के शिक्षाविद को बुला सकते हैं। हमको ध्यान है ज्ञानेश्वर जी, बिहार में जो आखिरी बार टीचर प्रोफेसर की बहाली हुई थी, तो हर सब्जेक्ट का कितना बड़ा एक्सपर्ट गया था। देखिए, लालू यादव का राज था, हम नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार का ही राज, लालू यादव का राज था। और हिंदी के बच्चों का, हिंदी के टीचर प्रोफेसर जो बहाल हुए, लेक्चरर बहाल हुए, उनका इंटरव्यू करने के लिए प्रोफेसर नामवर सिंह गए थे बिहार। नामवर सिंह की अध्यक्षता में इंटरव्यू का पैनल था। और आज उस समय चुने गए प्रोफेसर लोग प्रिंसिपल है वहां, और दूसरी कोई फैसिलिटी नहीं है। हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं। तो आप इस तरह का पैनल क्यों नहीं बना सकते हैं कि देश का टॉप एजुकेशनिस्ट हो, उसका एक पैनल हो, आप उसको फ्री हैंड दीजिए, वो लोगों को चुने, वो उसकी देखरेख में आप इंटरव्यू कंडक्ट कराइए, और जो बेहतर शिक्षक है उनको बहाल करिए। आखिर केंद्रीय विद्यालय कैसे चल रहा है? वो भी तो सरकारी स्कूल है। उस केंद्रीय विद्यालय कैसे चल रहा है? नवोदय विद्यालय कैसे चल रहे हैं? या दूसरे राज्यों के सरकारी कॉलेज कैसे चल रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैसे चल रहे हैं? या जेएनयू के कॉलेज, जेएनयू कैसे चल रहा है? तो आप वहां भी तो, ये सब भी सरकारी संस्थान है ना, इन सरकारी संस्थानों को कैसे एजुकेटर मिल जा रहे हैं, कैसे टीचर मिल जा रहे हैं, कैसे करिकुलम बढ़िया बन जा रहा है? ये क्या बिहार में नहीं हो सकता? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इच्छा शक्ति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। विल पावर दिखाएं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए हैं, विल पावर दिखाएं और इस तरह से स्कूलों का चयन करें, इस तरह से पैनल बनाएं, एक्सपर्ट्स बुलाएं। देखिए, ये प्राथमिक सबसे बड़ा, बिहार के ऊपर सबसे बड़ा उपकार होगा, और बिहार का गौरव लौटाने की दिशा में ये पहला कदम होगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कई देशों में अलग अलग तरह से कही जाती है ज्ञानेश्वर जी, कि 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। 1000 मील किसी को चलना है तो उसकी शुरुआत भी पहले कदम से होगी। ये पहला कदम होगा, और ये 1000 मील की यात्रा ऐसी गौरवशाली यात्रा होगी बिहार के लिए। ये पहला कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, स्कूल की शिक्षा को सुधारना शुरू करें, फिर उसके बाद आगे की शिक्षा सुधारें, और उसका दूसरा चरण जो होगा वो टीचर्स ट्रेनिंग का बढ़िया इंस्टीट्यूट होगा। पहला जो हमने बताया उस तरह से करें। प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है ज्ञानेश्वर जी, उसको छोड़ दीजिए। प्राइवेट स्कूल पर आप ऐसी उसकी पैरेलल एक व्यवस्था खड़ी कर दीजिए ना। प्राइवेट स्कूल वाले कोई आए तो नहीं थे सरकारी स्कूल से बच्चों को निकाल ले जाने। जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ी तो लोग अपने आप प्राइवेट स्कूल गए। जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी, अपने आप लोग सरकारी स्कूल में आएंगे। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जी। तो देखिए, पहले कदम से लेकर 1000 मील की यात्रा में यदि सम्राट चौधरी इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो एक बिहारी होने के नाते मैं और अजीत जी हर कदम पर साथ होंगे और समर्थन करेंगे, पुरजोर समर्थन करेंगे। तो देखिए, यह तो शिक्षा व्यवस्था की बात हुई। एक सपना, जो सपना हम लोग देखते हैं, जिसे पूरा करने की बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। तो आज सम्राट चौधरी ने फिर से वह बात कही कि देखिए, नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क, पानी, जो हम लोग बीएसपी कहते हैं, बिजली, सड़क, पानी की दिशा में जितना करना था बहुत कुछ किया, अब आगे जाना है। महिला सशक्तिकरण के मामले में कल आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि उन्होंने डीएम और एसपी के साथ संवाद किया। आज नालंदा में उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा, जो ये आपराधिक घटनाएं घट रही, सम्राट चौधरी ने इस बात को आश्वस्त किया कि पुलिस को यह सख्त हिदायत की गई है कि स्कूल, कॉलेजेस जहां लड़कियां पढ़ती हैं या बाजार, जब तक लड़कियां अपने घर को सुरक्षित न पहुंच जाए आपको चैन से। तो देखिए, आपने यदि ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक लिया, एक्सीडेंटल क्राइम तो होते रहेंगे। यदि आपने महिलाओं की इज्जत बचा ली,
महिलाओं के साथ छेड़खानी बंद हो गई, आ, चेन की छीना झपटी बंद हो गई। तो यह भी एक बड़ा काम। देखिए एक और, देखिए इस पर हम विस्तार से कभी, ये तो मेरा मसला है, विषय से हम बात करेंगे कि पुलिस ने इनकाउंटर से नहीं शुरू किए हैं, पुलिस ने चुपके से गंगा लाभ भी करा देना शुरू किया है और गंगा लाभ होने लगा है। मुझे अंडरवर्ल्ड से कई जानकारियां मिल रही है, कई लोग गायब हो गए हैं। और देखिए इस मामले के महारत प्राप्त किए आईपीएस प्राधिकारी रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी, मानविंदर सिंह भाटिया और जो मौजूदा कुंदन कृष्णन है। तो गंगा लाभ भी होना शुरू हुआ, इसलिए अंडरवर्ल्ड समझ जाए कि जो दिखेगा वही सिर्फ साफ नहीं होगा। कहा ही जा रहा है कि गया जी में पिंडदान करा देंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के मामले में भी आज बहुत मजबूती से सम्राट चौधरी ने नालंदा में कहा है कि जब तक लड़कियां घर न पहुंच जाए, जो कम उम्र की लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं, क्योंकि देखिए यदि बाहर वह सुरक्षित होंगी तो फिर वह घरों में कैद हो जाएगी, तो फिर वह महिला सशक्तिकरण रह ही नहीं जाएगा। तो आज सम्राट चौधरी ने इस पर भी बोला। हाँ, देखिए ये नीतीश कुमार खाली साइकिल दे देते या जी पोशाक दे देते तो उससे लड़कियां स्कूल नहीं पहुंच जाती और न उसे जाकर के बिल्कुल पढ़ लेती। अगर बिल्कुल। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं मजबूत की होती तो साइकिल और पोशाक योजना का कोई असर नहीं होता। हम्म एक योजना, लड़कियों के सशक्तिकरण की कोई भी योजना तभी तभी सफल होगी जब आप सुरक्षा की भावना उनके मन के अंदर पैदा करेंगे। देखिए बिल्कुल। अपराध उस तरह का नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में तो खैर हम लोग पहले मानते थे कि बिहार सर्वश्रेष्ठ स्टेट था, धीरे धीरे जाकर के स्थितियां बिगड़ी हैं। लेकिन एक धारणा बन गई है, हर गार्जियन इस बात को लेकर के आशंकित रह रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल। अगर ये आशंका दूर होगी, पहले तो आशंका दूर करनी चाहिए। और आशंका दूर करने में हमारा मानना है कि सम्राट चौधरी का चेहरा और उनकी राजनीति, उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि अगर वो कहेंगे तो इस बात पर लोग यकीन करेंगे। क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी 4 ही महीने रहे, लेकिन होम मिनिस्टर के रूप में जो उनकी दबंग एक छवि बनी थी वो मुख्यमंत्री के साथ तो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अगर वो कहेंगे, गार्जियंस को एहसास दिलाएंगे और ये भरोसा दिलाएंगे कि आप अपनी लड़की को भेजिए, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं, तो लोग भरोसा करेंगे इस बात पर। और अपराधी भी इस बात से डरेंगे, उनकी जैसी छवि जिस तरह की है और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो कह रहे हैं उसको करने के लिए उसके पीछे आपकी कथनी के पीछे करनी का बल होना चाहिए। वो दिखाएं, वो आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें हो रही हैं, ये ठीक कर दे और उसके साथ स्कूलों को ठीक करें। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई इंटरवीननेस है, इनका ताना बाना गुथा हुआ है। ज्ञानेश्वर जी, सुरक्षा दीजिए, स्कूलों की व्यवस्था करिए, उनके पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करिए। देखिए कैसे नहीं बदलेगी तस्वीर, कैसे तस्वीर नहीं बदलेगी। बिल्कुल। और नेतृत्व शक्ति की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बिहार के सबसे महंगे वकीलों में शामिल सुमार बाइबी गिरी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि सम्राट चौधरी मेरे पुत्रवत हैं और बहुत ही कर्मठ नेता हैं। तो अब देखिए दूसरे लोग भी बोलना शुरू कर चुके हैं, चूंकि एक्शन दिखने लगा। खैर अब चलिए हम तो चलते हैं निशांत कुमार की ओर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्योंकि बिहार में मंत्री परिषद का गठन भी किया जाना है। आज दिल्ली में नितिन नवीन पहुंचे थे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर, और कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई है। इसके पहले ललन सिंह और संजय झा से नीतीश कुमार ने चर्चा कर ली थी। कुछ नाम हट रहे हैं, कुछ नाम जुड़ रहे हैं, लेकिन जो पुराने मंत्री परिषद में थे, अभी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनमें सभी के सभी मंत्री बन रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। तो निशांत कुमार 3 तारीख से आप ही के चंपारण से यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन अब तक यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यात्रा तो ठीक है शुरू हो रही है, 3 और 4 को यात्रा है, आगे कुछ दिनों का विराम है, उसी बीच हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। नीतीश कुमार ने और निशांत ने फैसला क्या किया, वे क्या बनेंगे? पार्टी में कुछ बने नहीं, राष्ट्रीय समिति भी बन गई और मंत्रिपरिषद का गठन होने जा रहा है। क्या यह तय हुआ कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे? और यदि नहीं मंत्री बनेंगे तो जिस अथॉरिटी की बात आप करते हैं वो अथॉरिटी तो रहेगी नहीं, और जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, लोग उसको ही पूछते हैं, बाकी कहां। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये इस बात पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है जो बात आपने उठाई है। ये राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बिहार की राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि क्या होगा, क्या जेडीयू की पॉलिटिक्स होगी, उसमें निशांत की क्या भूमिका होगी, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का क्या होगा, ये इस पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार, आज तक कैसे कोई व्यक्ति इस तरह से जो है इतना अपने खोल में दुबकता जाएगा? आप कब तक इस चीज को फेस नहीं करेंगे? नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति कब तक इस चीज को फेस नहीं करेंगे कि आपको अपने बेटे के बारे में, निशांत के बारे में कोई फैसला करना है, अपनी पार्टी के बारे में कोई फैसला करना है। आप गंगा में विसर्जन करके जाना चाहते हैं अपनी पार्टी का,
तो महात्मा गांधी की तरह कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर दीजिए। उन्होंने कहा था नहीं, कांग्रेस पार्टी को भंग कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। जो बिल्कुल। राजनीति होनी है वो राजनीति हो, जिसको जो राजनीति करनी है करे। तो आप कह दीजिए कि भाई अब वो हमारे वाला जनता दल जो है उसको गंगा जी में विसर्जित करिए, बाकी जिसको राजनीति करनी है करे। अगर आप नहीं अगर आप चाहते हैं, अगर ये नहीं चाहते हैं, तो फिर आप अपने पार्टी में लीडरशिप तय करिए, कौन आपकी पार्टी को आगे ले जाएगा। महात्मा गांधी ने नेहरू को उत्तराधिकारी चुना था, तो आप चुनिए। भाई नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी जेपी को चुना था, जयप्रकाश नारायण को, वो नहीं तैयार हुए तो फिर नहीं हुए, उन्होंने छोड़ दिया, उनको सत्ता का मोह खत्म हो गया जयप्रकाश नारायण का। नहीं तो नेहरू ने तो चुना था जयप्रकाश नारायण को अपना उत्तराधिकारी। तो आपको चुनना चाहिए है। लालू यादव ने अपने बेटे को चुना, आप अपने बेटे को चुनना चाहते हैं, किसी और को चुनना चाहते हैं, ये तय करिए। एक राजनीतिक भविष्य एक पार्टी का होना चाहिए। बिहार एक मल्टीपोलर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी वाला प्रदेश है। वहां ये नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई दो पार्टियों की नहीं होती है, दो गठबंधनों की जरूर होती है। तो वो क्या करेंगे आप ये बताइए। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार की ज्यादातर यात्राएं 2005 के पहले की एक आध यात्रा हुई, वो छोड़ दीजिए, तो बतौर मुख्यमंत्री यात्रा हुई है। बिल्कुल। तो जब मुख्यमंत्री यात्रा करता है तो उसका एक दूसरी व्यवस्था होती है। मुख्यमंत्री का अपना पैराफर्नेलिया होता है जो उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। मुख्यमंत्री की यात्रा अलग होती है ना, एक नेता की यात्रा अलग होगी। वो भी ऐसा नेता जो न पहले कभी मंत्री रहा है, न विधायक रहा है, न एमपी रहा है, न अभी कोई किसी पद पर है। सत्तारूढ़ दल में भी आप किसी पदाधिकारी नहीं है, किसी उस पे मतलब कोई पदाधिकारी आप नहीं है। आपकी सिंपल एक साधारण जनता दल यू की एक कार्यकर्ता की यात्रा है। इसमें क्या इतना शोर मचाना है, क्या हल्ला मचाना है। भाई जेडीयू का एक कार्यकर्ता यात्रा निकाल रहा है। नहीं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही अजीत जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देखिए, जब आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके साथ आपकी यात्रा में हर जगह ललन सिंह और संजय झा मौजूद रहेंगे, शायद ही कहीं मौजूद रहे हैं। आपके साथ उमेश कुशवाहा रह सकते हैं, प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, लेकिन बाकी मंत्री भी आपके साथ कितनी जगहों पर रहेंगे और क्यों रहेंगे, यह सवाल भी उठेगा। यह सवाल भी उठेगा कि आप हैं क्या, आप हैं क्या। वही एग्जैक्टली सेम बात हम वही कह रहे थे ना कि भाई आप किस हैसियत से, आप एक पार्टी के मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष होते या राष्ट्रीय महासचिव होते संगठन के, तो फिर सबकी मजबूरी होती कि सब आदमी आपके साथ आए। अभी भी आएंगे लोग, आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भाई ये तो प्रोटोकॉल का सवाल होता है ना, ये तो इम्प्रोप्राइटी का सवाल होता है, प्रोप्राइटी का सवाल होता है ना। आप मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, राष्ट्रीय जनता दल, माफ करिएगा, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के अलावा क्या है। तो ये कुछ ना कुछ तो उनको, हम लोग जो कह रहे थे कि या तो पार्टी संगठन में बनाइए, संगठन महासचिव बनाइए, उनको कोई पद दीजिए पार्टी का, और उपाध्यक्ष बना दीजिए ना। कार्यकारी अध्यक्ष जैसे संजय झा है, अध्यक्ष नीतीश कुमार है, तो एक उपाध्यक्ष बना दीजिए उनको और एक बड़ी जिम्मेदारी दीजिए उनको। उस नाते वो घूमे, यात्रा करें। यात्रा करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनकी यात्रा कैसे कंडक्ट होगी, जेडीयू कंडक्ट करेगा। जेडीयू के फिर पहले होता था कि सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, कलेक्टर एसपी आ रहा है मुख्यमंत्री की यात्रा में, लोगों की आप बात सुनते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें क्या यात्रा का मकसद है। पार्टी के लोगों से आप मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको क्या ज्ञान देंगे। कोई आप अभी ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई है ना कि आप सुप्रीम लीडर हो गए, पार्टी को अब कोई पद नहीं चाहिए आपको। राहुल गांधी हो गया, तो राहुल गांधी भी तो पूर्व अध्यक्ष है, लोकसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता है। तो ऐसा तो कुछ बनाना होगा ना जिससे इनकी अथॉरिटी भी बने और एक लोगों के दिमाग में क्लैरिटी आए। बिना क्लैरिटी के, इतने उलझे हुए तरीके से, इतने अस्पष्ट तरीके से राजनीति नहीं होती। क्लैरिटी के साथ राजनीति होती है, एकदम स्पष्टता के साथ राजनीति होती है। यहाँ स्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता नहीं है, बहुत ही अस्पष्ट सा सीन है। नीतीश कुमार जो है, जब ले ही आना है बेटे को, तो आप ले आ दीजिए खुल करके, उनको बना दीजिए और उनको कहिए कि ये उत्तराधिकारी है, फिर उनकी एक अथॉरिटी अपने आप बन जाएगी। और अब उसके अलावा जब खाली बनाने से नहीं बनते, हम लोग बचपन में से ये कहावत सुनते थे कि पीछे से नीचे से हाथ लगा करके अगर किसी को पेड़ पर चढ़ाइएगा तो जितनी देर आपका हाथ लगा हुआ उतनी ही दूर तक जाएगा वो, आपका हाथ हटते ही फिर गिर जाएगा वो। तो ये निशांत कुमार के लिए है कि नीचे से हाथ लगा करके कितना पेड़ पर चढ़ाइएगा। अगर उनके अपने अंदर से ये चीज नहीं आती है कि हमको क्या करना है, हमारी अथॉरिटी है और हमको अपना एक राजनीतिक कद बढ़ाना है, पार्टी को आगे ले जाना है, सिर्फ कहने से कि मेरे पिताजी ने इतना काम किया, उस काम को आगे ले जाना है, काम आगे नहीं जाता है। आपके पिताजी ने जो किया उसके आगे सम्राट चौधरी ले जाएंगे, दूसरे लोग ले जा रहे हैं उस काम को। आपके पिताजी ने जो पार्टी बनाई है, उस पार्टी को संभालना है, तो उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है। और यहाँ तो चुनौती है ना कि यदि सम्राट चौधरी कह रहे होते कि नीतीश कुमार के काम को आगे नहीं ले जाना है, तब आपके लिए मौका मिलता। जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के काम को ही आगे ले जाना है, तो आप क्या कहेंगे और क्या समझा जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जेडीयू के तरफ से हमको लग रहा है कि एक पार्टी के अंदर एक खेमा ऐसा है जिसको इस बात की चिंता हो रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार 11% के करीब जो वोट था कोयरी, कुर्मी, धानुक का, बाद में जो अर्धांगी मान लीजिए उसमें नहीं आते हैं, लेकिन
उसी वही समूह है। इस समूह का जो 11%, 10-11%, 12% जो भी वोट है, नीतीश कुमार उसके नेता थे। अब जी। ये लग रहा है कि अब इसके नेता सम्राट चौधरी हो जाएंगे, तो उसके अंदर एक छोटा सा उप समूह बनाए रखें उर्मी वोट का, जो 3% 4% है, इसका एक लीडरशिप जेडीयू के हाथ में रहे और उसके नेता निशांत कुमार बने। ये एक वर्ग चाह रहा है और उसको असर्ट कर रहा है, लेकिन ये आधे अधूरे तरीके से असर्ट करने से नहीं होगा ना, इसके लिए तो पॉलिटिक्स बिल्कुल करनी होगी। और बिल्कुल वो बिल्कुल पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बन जाते, नीतीश इनके सम्राट चौधरी के साथ रहते, दोनों मिलकर के इस पॉलिटिक्स को करते, एनडीए का जो का शासन है वो भी अस्थायी होता, नीतीश कुमार की लीगेसी भी अस्थायी होती, उनके जो अधूरे काम है वो काम भी पूरे होते, लेकिन वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं, सरकार में भी नहीं आ रहे हैं, संगठन में भी नहीं आ रहे हैं, और जाति की राजनीति भी बचा के रखनी है, नहीं नीतीश अजीत कुमार जी की देखिए राजनीति ना, भी बचा के रखनी है, ऐसा नहीं होगा। इसके सबसे अच्छे उदाहरण पप्पू यादव हैं। घटना दुर्घटना में सबसे अधिक घरों पर बिल्कुल। पहुंचने वाले पप्पू यादव हैं, लेकिन यादव हाँ, समाज नेता किसको मानता है? तेजस्वी यादव को मानता है। हाँ? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल तो मानता है। आप यात्रा करते रहेंगे, और अब तो आप ही की पार्टी में देखिए ना, विधायक दल के नेता श्रवण कुमार हो गए। हाँ? है हाँ, तो है आपको वहां उर्मी राजनीति में भी अब तो दंगल होगा ना। है, क्या, होगा चलिए ना भाई, अजीत। वो नालंदा, बिल्कुल नहीं वो नालंदा के हैं, मंत्री भी होंगे तो उनके हाथ में बिल्कुल अथॉरिटी होगी, वो लोगों की बिल्कुल। मदद करने की स्थिति में होंगे और आप किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। चलिए, तो देखिए एक और खबर है अजीत जी, पटना से लेकर दिल्ली तक कि मंत्रिपरिषद का गठन होना है। हमने और आपने देखा ही कि भाजपा ने बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को प्रत्याशी नहीं बनाया। अरविंद शर्मा, जो नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के भी सहयोगी रहे, और सम्राट चौधरी ने भी जिन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। तो चर्चा यह है कि आरएलएम और दीपक प्रकाश की मुश्किलें नए मंत्रिपरिषद के गठन में बढ़ने वाली है, बढ़ गई है, और संकट बढ़ा हुआ है। देखिए ये बात है, इस बात को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, अब तमाम चर्चाओं को हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करें, लेकिन एक तो ये तय हो गया है कि एमएलसी का पद देने में भारतीय जनता पार्टी को हिचक है, एमएलसी नहीं दे देगी है, नहीं देना चाहती है, हालांकि अभी उसकी बातचीत चल रही है, तो प्रेशर और ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी ने लगभग अपनी तरफ से ना कह दिया है नहीं देने का। तो ये इस बात को किस तरह से प्लेस करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बहुत सुलझे हुए नेता हैं, किस तरह से प्लेस करेंगे, एनडीए में अपनी जगह कैसे बनाएंगे और कैसे हैंडल करेंगे, उनकी पार्टी के अंदर का भी जो विवाद है वो भी गाहे बगाहे उभरता रहा है और उसको उन्होंने सुलझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो अगर बीजेपी का सद्भाव है तभी तक वो सुलझेगा, अगर बीजेपी का सद्भाव नहीं रहेगा तो वो सुलझाना भी मुश्किल हो जाएगा, अपने 3 विधायकों को संभाल करके रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक लेवल पर ये बात तो लग रही है कि अब अगर उनको देना होता तो ये वाला दे देते, जो अभी जिनको अरविंद शर्मा को मिला है, नहीं देना है, या उसके देने के बदले में बीजेपी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। अब वो क्या एक्सपेक्टेशन है बीजेपी का, क्या बीजेपी कह रही है पार्टी मर्ज करने के लिए उनको कि अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, अब अलग अलग राजनीति करने का क्या मतलब है, साथ मिल करके चलिए, ये बात मतलब दबाव, ऐसा कोई गर्दन पर तलवार तो रखी नहीं जाती है, दबाव ऐसे ही डाला जाता है कि आप साथ मिल करके चलिए, हम लोग एक साथ करते हैं, आपको बड़ा आगे जाना है, बड़ा नेता बनना है, ये सब बातें कही जा रही होंगी। तो ये निश्चित रूप से अगर बात होगी, अगर टेबल पर अभी भी है कि 9 सीट में से कोई एक सीट इनको देनी है, तो उसके बदले में बीजेपी भी कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए, तो देखिए बिहार में क्या चल रहा है, आज हम लोगों ने आपको बताया, रोज बताते ही रहते हैं, तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।